हेलो माय डियर्स ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आपका अपने चैनल सक्सेस मंच में वेलकम करती हूं। जी हाँ, आज का हमारा मेन मोटिव है मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाना। तो बहुत सारे मैंने वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें मैंने मेन एग्ज़ाम के टॉपिक्स पर चर्चा की है, तो वो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेकर आई हूँ, मेन पेपर की आंसर राइटिंग। देखिए, आप पढ़ने को तो कहीं से भी पढ़ लेंगे, बट आंसर कैसे फ्रेम करना है, इंट्रो कैसे लिखना है, मेन बॉडी में क्या आना चाहिए और कंक्लूज़न में आप लोगों को क्या लिखना है, इसमें स्टूडेंट को बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट और क्वेरीज आती हैं कि मैम आंसर राइटिंग कैसे करें, उस पर थोड़ा सा वीडियो बनाएं, उस पर एक्सप्लेन करें। मैंने खुद भी कई बार यूपीएससी और यूपीपीसीएस में और एमपी में एक्चुअली आंसर राइटिंग की है, तो आंसर राइटिंग का पैटर्न मुझे पता है कि कैसे की जाती है आंसर राइटिंग। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये नई सीरीज़ लेकर आई हूँ, मेंस आंसर राइटिंग। देखिए, मैं ये तो प्रॉमिस आप लोगों से नहीं करती कि डेली एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, बट अल्टरनेट डेट पर मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर आए जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आंसर राइटिंग से रिलेटेड हो, ताकि आप उसको अपने आप समझ के करने की कोशिश कर सके। क्योंकि अगर आपको मेन पॉइंट मिल जाएगा ना, तो एक्सप्लेन आप अपने लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। पढ़ते तो हम लाखों जगह से हैं, बट उसे एक्चुअल आंसर में फ्रेमिंग कैसे करना है, क्योंकि आपने अगर नॉलेज ग्रैप्स कर ली बट उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना नहीं आया ना, तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए आज की पूरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। तो आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगी कि आंसर राइटिंग में इंट्रो कैसे लिखना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन या मेन बॉडी कैसे देनी है, जो जिसके बेसिस पे मार्क्स हमें दिए जाते हैं। उसमें वेन डायग्राम यूज़ करना है तो कैसे करना है, मैप्स यूज़ करने हैं तो कैसे करने हैं, इसके बाद लास्ट में एक पॉजिटिव कंक्लूज़न कैसे लिखना होता है, क्योंकि कंक्लूज़न सब दिख देते हैं बट हमें आगे की दिशा और दशा तय करनी होती है, वो होता है कंक्लूज़न। तो आज की पूरी वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। एक वीडियो में और लेकर आऊँगी कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, कहाँ से कर सकते हो और उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो किसी और दिन बना दूंगी। बट आज हम शुरू करते हैं आंसर राइटिंग। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, शुरू करते हैं। बट जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो एक बार चैनल को गो थ्रू ज़रूर कीजिए, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको चैनल पे मेरे किए हुए एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लेंगे जीएस पेपर 1 की हिस्ट्री से, जो कि 2021 यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में 2019 में और 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी का, और यूपीपीसीएस में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछा गया था, जिसको हमें 125 वर्ड्स में आंसर देना है। देखिए, मैं यहाँ अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी, अपनी लिमिट आप अपने अकॉर्डिंग तय करेंगे। आपको कौन सा पॉइंट ऊपर देना है, कौन सा नीचे देना है, ये सब अपने अकॉर्डिंग तय करेंगे। यहाँ मैं आपको ओनली फ्रेमिंग दूंगी। आपको आंसर लिखते समय अपने ब्रेन का प्रॉपर यूज़ करना है, क्योंकि ये मैं नहीं कहती हूँ कि ये प्रॉपर परफेक्ट आंसर होगा, बट ये पूरा आंसर होगा कि आपको 8 में से अगर आपने अच्छे से लिखा है तो 6 या 6.5 मार्क्स दिला सके। तो इसलिए आप अपने प्रॉपर ब्रेन का यूज़ करके आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर असहयोग आंदोलन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये हमारे पास क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 का। शुरू करते हैं उत्तर लेखन की रूपरेखा। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना देनी होगी, जिसमें आपको बताना होगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में और पहले जन आंदोलन के उदय के बारे में यहाँ पर प्रस्तावना में बताना होगा। मैं बताऊंगी कैसे बताना होगा, यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ। मेन बॉडी में आपको बहुआयामी प्रभाव बताने होंगे, जैसे कि राजनीतिक क्या प्रभाव पड़े, सामाजिक, शैक्षिक और जन भागीदारी से रिलेटेड क्या क्या प्रभाव पड़े। निष्कर्ष की बात करेंगे तो तत्कालिक विफलता बनाम दीर्घकालिक सफलता का मूल्यांकन, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा लास्ट में, और ये पॉजिटिव कंक्लूजन आपको देना पड़ेगा।
चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना में क्या लिखना है आपको, तो आप यहाँ लिख सकते हो, असहयोग आंदोलन 1920 और 1922 के बीच शुरू हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रथम अहिंसक जन आंदोलन का शंखनाद था। दमनकारी ब्रिटिश नीतियों का ये प्रत्यक्ष प्रत्युत्तर और स्वराज का आह्वान था। यहाँ पर रॉलेट एक्ट के दमनकारियों की नीतियों के कारण हुआ, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसके कारण हुआ था, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसकी प्रगति, संवैधानिक प्रगति से निराश होकर ये आंदोलन किया गया था। मतलब ये जो 3 पॉइंट मैंने दिए ना, इसको एक लाइन में आपको कन्वर्ट करके इंट्रो में देना है कि इसकी वजह से महात्मा गांधी ने प्रथम अहिंसक जन आंदोलन का शंखनाद किया था। 1920 में आरंभ हुआ और 1922 में ये ख़त्म हो गया था। पूरी पृष्ठभूमि बतानी है आपको अहिंसक आंदोलन के बारे में, और इससे बेस्ट इंट्रो नहीं हो सकता, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। चलिए मेन बॉडी की बात करते हैं। तो इसमें आपको पॉइंटर देने पड़ेंगे कि आप कम से कम 7 पॉइंट तो ज़रूर लिखेंगे 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। ये मैंने बोला 7, अगर 8 लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट 7 पॉइंट आपको देने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले कांग्रेस का लोकतंत्रीकरण हुआ था, क्योंकि हमें प्रभाव के बारे में बताना है, तो ये प्रभाव है कांग्रेस का लोकतंत्रीकरण हुआ 1885 से 1920। इसके बीच उच्च वर्ग और उच्च जातियों तक सीमित था कांग्रेस, बट आम जनता की पहुंच से दूर था। जब ये आंदोलन हुआ तो संरचनात्मक बदलाव हुए, केंद्रीय समिति का विकेंद्रीकरण हुआ, भाषाई आधार पर प्रांतीय समिति का गठन हुआ और जन संगठन का निर्माण हुआ। जिला से लेकर तालुका तक, यहाँ स्तर तक नेटवर्क, इसकी कवरेज बढ़ती गई। सदस्यता शुल्क घटाकर मात्र 4 आना किया गया, ताकि हर भारतीय जो गरीब है इसका हिस्सा बन सके। तो पहला पॉइंट आप ये दे सकते हैं। देखिए वेन डायग्राम बना के भी आप शो कर सकते हैं, और नहीं तो आप पैराग्राफ में लिखें, बट जो हेडिंग होगी उसको हाईलाइट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, व्यापक जन भागीदारी का उदय। यहाँ पर किसान और श्रमिक वर्ग दोनों की व्यापक जन भागीदारी, और महिलाओं ने एज वेल एज इसमें पार्टिसिपेट किया। भारतीय ग्रामीण का राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ाव शुरू हुआ, औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल और एकजुटता हुई, और महिलाएं घर से बाहर निकलकर धरना प्रदर्शन और रचनात्मक कार्यों में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया। जनता में ये विश्वास जागने लगा कि बिना रक्त बहाए भी अहिंसक तरीके से स्वराज प्राप्त किया जा सकता है। ये सेकंड पॉइंट आप दे सकते हैं। इसको आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, बॉक्स बना के लिख सकते हो। ये जो 3 पॉइंट दिए हैं, मतलब जितना क्रिएटिव आप करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप ये समझ सकते हो। नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम एकता हुई इस और खिलाफत का गठजोड़ हुआ। यहाँ पर खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ मुस्लिम नेतृत्व में, और कांग्रेस और असहयोग आंदोलन यहाँ पर गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। कर्जन की फूट डालो राज करो की नीति को बहुत ज़्यादा धक्का पहुँचा, चोट पहुँचा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यद्यपि ये एकता अल्पकालिक थी, तुर्की में खिलाफत क्योंकि समाप्त कर दिया गया था, इस वजह से थोड़े समय के लिए थी, लेकिन उस समय ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हुई हिंदू मुस्लिम एकता कुछ टाइम के लिए। तो आप यहाँ ये इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रभाव की बात करें, नंबर 4, स्वदेशी को बढ़ावा और शैक्षिक प्रगति। यहाँ पर बहिष्कार किया गया किसका? विदेशी वस्तुओं और कपड़ों की होली जलाई गई। ब्रिटिश स्कूल, कॉलेज और उच्च न्यायालयों का त्याग किया गया, इसका तो इन्होंने बहिष्कार किया। और रचनात्मक कार्य शुरू किए, क्या क्या किए? स्वदेशी शिक्षा की नींव रखी, लगभग 800 राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना की गई। प्रमुख संस्थान जैसे कि जामिया मिलिया और काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, और देसी भाषाओं, भारतीय दर्शन और धर्म ग्रंथों की शिक्षा पर यहाँ पर जोर दिया गया। तो यहाँ पर आप ये हेडिंग डाल सकते हैं, और फिर ये 2 पॉइंटर आप यहाँ पर बना के लिख सकते हो। नंबर 5 पॉइंट की बात करेंगे तो सामाजिक सुधार और रचनात्मक कार्य। यहाँ पर समाज में नई एकजुटता का संचार हुआ। कौन कौन से सामाजिक कार्य हुए? छुआछूत का विरोध किया गया, जाति और धर्म के भेदभाव के बिना सभी वर्गों का एक साथ जुटना और काम करना यहाँ पर प्रेरित किया गया।
खादी और चरखा, सूत काटना और वस्त्र बनाना आत्मनिर्भरता का प्रतीक हो गया। घर घर में लोग चरखा चलाने लगे और सूत काटने लगे। शराबबंदी, महिलाओं ने यहाँ पर शराब की दुकानों पर और आम जनता ने शांतिपूर्वक धरना देना शुरू किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव था। नेक्स्ट बात करेंगे गांधी जी का निर्विवाद नेतृत्व, यानी कि भारतीय राजनीति के केंद्र में पूर्ण रूप से गांधी जी सम्मिलित हुए इसी आंदोलन से, क्योंकि ये सबसे पहला गांधी जी का मोस्ट पॉपुलर आंदोलन था। क्योंकि बहुत सारे आंदोलन किए थे, बट पॉपुलैरिटी की बात करें तो 3 ही आंदोलन मेन थे, जिसमें ये पहला आंदोलन था। आम जनता का अटूट विश्वास होने लगा। एक ऐसा नेता जो हमें स्वतंत्रता दिला सकता है, उनकी नज़र में ये आने लगा। आशा का संचार, निराशा के माहौल में संघर्ष की एक नई दिशा मिली और लोगों के अंदर ये भावना उत्पन्न हुई कि हाँ, ये आदमी ऐसा है जो बिना हिंसा के हम लोगों को स्वतंत्रता दिला सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि भावी आंदोलनों की आधारशिला रखिए। देखिए, इसे बहुत लंबे पैराग्राफ में नहीं लिखने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए, छोटे छोटे यहाँ स्टेप्स में मैंने ये बता दिया है कि कितने सारे आंदोलनों की आधारशिला केवल इसी आंदोलन ने रखी। सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। ये प्रथम चरण था जनता की जागृति का। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, द्वितीय चरण इसमें कानून तोड़ा गया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि मैंने बताया था 3 मुख्य आंदोलन थे, तो वो 1942 में हुआ। ये तृतीय और अंतिम चरण था। यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया। यहाँ पर एक आप और भी नोट में दे सकते हो कि चौरा चौरी 1922 में जब हिंसक घटना हुई, उसके कारण ये आंदोलन वापस लेना पड़ा, बट ये बिल्कुल भी विफल नहीं था। ये एक बड़े संघर्ष का प्रस्थान बिंदु था, जिसने आगामी आंदोलन का मजबूत आधार तैयार किया। तो ये आपके 7 पॉइंट हो गए। अब आप यहाँ पे उत्तर लेखन में एक इम्पॉर्टेंट, अगर आप अपने मार्क्स और लोगों से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि सब 7 to 8 पॉइंट लिखेंगे प्रभाव में, बट ये पॉइंट कोई नहीं लिखेगा। ये आपको मैं एक्स्ट्रा टिप्स दे रही हूँ। तत्कालिक प्रभाव आपको देने हैं और दीर्घकालिक, सिर्फ 2 पॉइंट देने हैं और 2 लाइन्स में देना है, क्योंकि आपको 125 लिमिट भी याद रखनी है आंसर की। तो मैंने जो पॉइंटर बताया उसको एक 2 लाइन में कंप्लीट करना है आपको। मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। अब आपको उसका जो ड्राफ्ट है खुद तैयार करने में पड़ेगा। अब लक्ष्य की अप्राप्ति, यानी कि तत्कालिक प्रभाव क्या पड़े, और मूल्यांकन है। मूल्यांकन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट आते हैं। 1 वर्ष में स्वराज का गांधी जी का वादा पूरा नहीं हुआ, ये नेगेटिव पॉइंट। और निराशा, चोरा चोरी घटना के बाद अचानक आंदोलन को वापस ले गया, इससे युवा और बड़े नेताओं में हताशा पैदा हुई। दीर्घकालीन प्रभाव की बात करें, और ये पॉजिटिव प्रभाव है, पॉजिटिव की यहाँ बात करेंगे तो भय मुक्ति, आम जनमानस से ब्रिटिश सत्ता के अजय होने का भय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। नेक्स्ट, जन चेतना, राष्ट्रीय आंदोलन केवल बुद्धिजीवियों तक ही सीमित ना रहा, वह भारत के गांव-गांव तक पहुंच गया। इससे ये दीर्घकालिक प्रभाव पड़े। तो ये आप पॉइंट अगर लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। अब आप निष्कर्ष में क्या लिखोगे? देखिए, बहुत ही प्यारा निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है, आप इसको लिख सकते हो। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि असहयोग आंदोलन भले ही तत्कालिक रूप से भारत को स्वराज न दिला सका, लेकिन इसने भारतीय जनमानस में ब्रिटिश विरोध की अदम्य चेतना का प्रसार किया। इस आंदोलन ने भारतीयों के मन से औपनिवेशिक सत्ता का भय समाप्त कर दिया, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया और गांधी जी के रूप में एक ऐसा अजेय नेतृत्व प्रदान किया जिसने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो को निर्णायक दिशा दी। यहाँ इसे निर्णायक कर लीजिएगा, निर्णायक दिशा दी। तो ये निष्कर्ष आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने शब्दों में भी जो आपको समझ में आ रहा है वो दीजिए। तो ये पूरा ड्राफ्ट था आपके आंसर राइटिंग है, इसी हिसाब से आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो अच्छा वे तो ये होगा कि आपने अगर क्वेश्चन देखा है तो पहले आंसर राइटिंग करें और फिर मेरे आंसर से मैच करें कि कितने पॉइंट्स आपके मैच होते हैं। नहीं तो
आपने एक बार पढ़ लिया, इसके बाद आप वीडियो बंद करके पॉज करके आप अपना आंसर खुद लिख सकते हैं। और एक चीज़ और, आप अपना आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, नहीं तो सक्सेस मंच के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको सर्च करके उस पर अगर आप भेजते हैं तो मैं आपका आंसर चेक करके ज़रूर आपको वापस करूँगी। तो आप लोग उसमें आंसर आप अपना सबमिट भी कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 का। ये क्वेश्चन है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी आर्थिक समृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करती है और इसे दूर करने के क्या उपाय हैं। ये 12 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो यहाँ पर प्रभावित किस प्रकार करती है और उपाय, दोनों समाधान और कारण दोनों पूछे गए हैं, किस हिसाब से प्रभावित करती है। तो चलिए देखते हैं एक आइडियल आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले उत्तर की रूपरेखा आपको कैसे लेनी है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, पहले आपको इंट्रो यानी कि भूमिका देनी है, जिसमें आप परिभाषा और मुख्य अवधारणा यानी कि सीमांत उत्पादकता शून्य ये बता सकते हो। मेन में आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आर्थिक समृद्धि पर प्रभाव यानी कि नकारात्मक चक्र के बारे में बताना है, और पार्ट बी में आपको समाधान और नीतियों के बारे में बताना है। यहाँ पर विविधीकरण और औद्योगिकरण पर मेन फोकस होना चाहिए आपका। अगर कंक्लूजन की बात करें तो आपको हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण देना है, जैसे कि जनसांख्यिकीय लाभ और समावेशी विकास को यहाँ मूल रूप से आपको बताना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मेन मोटा मोटा क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप लिखने की कोशिश करें। अब मैं आगे बताती हूँ आंसर क्या हो सकता है। बट अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब की ना बिल्कुल भी मत जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमिका। प्रच्छन्न बेरोजगारी की यहाँ परिभाषा देनी है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जहाँ आवश्यकता से अधिक लोग एक ही कार्य में लगे होते हैं। यहाँ अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यदि इन्हें हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप एग्जाम्पल दोगे तो बहुत ही एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे आपको। 2 बीघा, एग्जाम्पल के तौर पे 2 बीघा खेत में 2 लोगों का काम है लेकिन 5 लोग कार्यरत हैं, तो सर्वाधिक प्रभाव ये किसी क्षेत्र में पड़ता है। देखिए बहुत ही शॉर्ट में एग्जाम्पल दे दिया है, बहुत भी आपके आंसर राइटिंग की लेंथ भी नहीं लंबी होगी। और यहाँ पर आप एक वेन डायग्राम से समझाओगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। यानी कि ये आपका आवश्यक कार्यबल है, यहाँ पे आपका अतिरिक्त या अधिशेष कार्यबल दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आंकड़े। आंकड़े आपको थोड़े से शुरू में ही प्रेजेंट करने हैं ताकि एग्जामिनर पे आपका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो कृषि और अर्थव्यवस्था, आप ये बता सकते हैं कि कृषि में बहुत ही ज़्यादा आबादी लगी हुई है। यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या 45% है, जिसका मात्र 16 to 17% जीडीपी में योगदान है। मतलब कि लगभग अगर हम बात करें कि भारत की आधी जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, बट योगदान उसका 25% भी नहीं मिलता है। यानी कि कृषि में फंसी एक बड़ी आबादी अर्थव्यवस्था में अपनी क्षमता के अनुरूप मूल्यवर्धन नहीं कर पा रही, जो सीधे तौर पे आर्थिक विकास को बहुत ज़्यादा स्लो कर रहा है। तो ये आप यहाँ पर फैक्ट दे सकते हो एग्जामिनर को। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मेन बॉडी पर आते हैं। तो आर्थिक समृद्धि के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसको आप वेन डायग्राम से भी बता सकते हो और एक अच्छे पैराग्राफ आंसर राइटिंग के रूप में भी। तो इससे अधिशेष श्रमिक, मतलब कि इसमें अधिशेष श्रमिक होते हैं। कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं। यहाँ पर कम वेतन या आय मिलती है। प्रति व्यक्ति उत्पादकता और आय में गिरावट होने लगती है। कम क्रय शक्ति होती है इससे, मतलब कि अगर अधिशेष श्रमिक होंगे तो कम वेतन होगा, कम वेतन होगा तो कम क्रय शक्ति होगी। ये प्रॉपर आर्थिक समृद्धि के बारे में बताया गया है कि इस पे कैसे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और अगर कम क्रय शक्ति होगी तो औद्योगिक मंदी आएगी। विनिर्माण और उद्योग सेवा में मांग में गिरावट आने लगेगी। जब औद्योगिक मंदी होगी तो गरीबी का दुष्चक्र चलेगा। आर्थिक असमानता और गरीबी में वृद्धि होगी यहाँ। तो यह जो चक्र है आधुनिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित होने से रोकता है यहाँ भारत को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दुष्प्रभाव है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, संरचनात्मक बाधाएं और सरकारी बोझ, यानी कि मानव संसाधन का अकुशल वितरण, श्रमिक कम लाभ वाले कार्यों में फंसे रहते हैं, सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सब्सिडी पर अतिरिक्त खर्चा यहाँ पर होने लगता है, और संरचनात्मक बाधाएं भी होती हैं, यानी कि पुरानी मानसिकता उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में जाने से हिचकिचाहट होती है, मतलब कि यहाँ पर अवरुद्ध आर्थिक समृद्धि पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, समाधान और यहाँ क्षेत्रीय विविधीकरण। समाधान में हम क्या कर सकते हैं, जो कि 2 पॉइंट्स है, जैसे मैंने 2 पॉइंट बताए, इसको आप इलेबोरेट करके बहुत अच्छे से लिख सकते हो। सबसे पहले समाधान में आप क्षेत्रीय विविधीकरण कर सकते हैं, यानी कि पारंपरिक कृषि से बाहर निकलना। इसमें पशुपालन और डेयरी की व्यवस्था, कुक्कुट पालन, बागवानी, मत्स्य और रेशम उत्पादन यहाँ पर आप इसके अलावा कर सकते हो। इससे क्या लाभ होगा, इससे न केवल पूरक आय सृजित होगी बल्कि खाद्य बास्केट में विविधता भी आएगी आपकी, और लोग प्रचंड बेरोजगारी में फंसे हुए भी नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट समाधान के रूप में ग्रामीण औद्योगिकरण और कौशल का विकास करना। श्रम प्रधान उद्योग जैसे कि कपड़ा, जूता, चमड़ा और निर्माण क्षेत्रों को ग्रामीण स्तर पर बढ़ावा देना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामोद्योग, इसकी इकाइयों पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण में 97 जो श्रमिक हैं वो अप्रशिक्षित है, तो इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। एमएसएमई और स्टार्टअप, लघु स्तरीय उद्योगों में उद्यमिता और स्वरोजगार को प्रोत्साहन करना, चीन के विकास मॉडल की तर्ज पे, क्योंकि चीन में बहुत ज़्यादा एमएसएमई पे और स्टार्टअप पे ध्यान दिया जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण समाधान है। चलिए सरकारी नीतियों की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। सरकारी नीतियों के तौर पे कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि पीएम कौशल विकास योजना। ग्रामीण युवाओं को कृषि से निकालकर एमएसएमई और आधुनिक सेवा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ऋण उद्यम और उद्यमिता जैसे कि मुद्रा योजना, ग्रामीण उद्यमिताओं को आसान ऋण प्रदान कर स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। ग्रामीण रोजगार सुरक्षा यानी कि मनरेगा का उन्नत स्वरूप, अतिरिक्त श्रम को यहाँ पर खपाना और रोजगार के दिनों तथा ग्रामीण संपत्तियों के बेहतर बनाना यहाँ मेन मोटिव होना चाहिए। अब निष्कर्ष की बात करेंगे, तो एक सकारात्मक और समाधान उन्मुख दृष्टिकोण। देखिए ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट दिए हैं ये सब आपको इंक्लूड नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही निष्कर्ष पे आ जाना है, और आंसर राइटिंग में निष्कर्ष भी लिख के नहीं दिखाना है, आपको पैराग्राफ चेंज करके निष्कर्ष लिखना है। प्रचंड बेरोजगारी एक गंभीर चुनौती अवश्य है, लेकिन ये अजेय नहीं है। संरचनात्मक सुधारों, कौशल विकास और ग्रामीण विविधीकरण के माध्यम से अतिरिक्त श्रम को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था में लाया जा सकता है। यही वह मार्ग है जिससे भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभ का वास्तविक उपयोग कर सकेगा और सतत समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। तो ये प्रॉपर निष्कर्ष आप लोग दे सकते हो। तो ये पूरा आंसर राइटिंग हो गई। इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूंगी कि ये पूरा ड्राफ्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो ताकि आप जब भी आंसर रिवाइज करो तो उस ड्राफ्ट को ज़रूर रिवाइज कर लो। एक आकर्षक उत्तर लेखन की कला क्या हो सकती है, सबसे पहले इस पर 1 मिनट बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। आपको लंबे पैराग्राफ बिल्कुल नहीं लिखने हैं, केवल सैद्धांतिक बातें नहीं लिखनी है, उसमें आपको एग्जाम्पल देने हैं, उसमें आपको फैक्ट्स देने हैं, डाटा देना है। बिना संरचना के सीधा उत्तर नहीं देना है। संरचना क्या होती है, पहले इंट्रो, फिर होता है मेन बॉडी, फिर होता है कंक्लूजन। तो ये पूरी प्रॉपर संरचना के साथ, और मेन चीज़ कि जो क्वेश्चन में पूछा गया आंसर वही देना है। इधर उधर की बातें एग्जामिनर के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि वो पहली लाइन पढ़ते ही जान जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है। अब आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है, टॉपर के उत्तर कैसे होते हैं, वेन डायग्राम बनाना है। जैसे कि मैं हर एक आंसर राइटिंग में आपको ड्राफ्ट या बताती जा रही हूँ कि आप ऐसे 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 कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जितने आंसर देखोगे आप उतने में आपको वैरायटी मिलेगी वेन डायग्राम में। तो इससे आप अपने पास एक खाका तैयार करके रख सकते हो कि हाँ इस आंसर में ये वेन डायग्राम मैं यूज़ कर सकता हूँ।
इसमें जटिल समस्याओं के ओवरलैप को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट, स्पेयर्स और कंसेंट्रिक सर्कल्स बना सकते हो। आर्थिक अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए फ्लो चार्ट बना सकते हो। प्रभाव के चक्र और समाधान के रास्तों को दृश्य रूप देने के लिए एंड डाटा एंकरिंग कर सकते हो। शुरुआत में ही प्रासंगिक आंकड़े देकर परीक्षक का ध्यान खींचने के लिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप शुरू में ही, अगर आप इंट्रो में अगर डाटा दे देते हो, कोई फैक्ट डाल देते हो, कोई अच्छा सा कोड डाल देते हो, तो एग्जामिनर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वो पूरा आंसर ऊपर ऊपर से भी पढ़ेगा, शुरू में ही पढ़ के वो आपको नंबर दे देगा। तो आज जो क्वेश्चन हमने पढ़ा उसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में प्रॉपर प्रभाव और समाधान के बारे में देख लेते हैं। तो प्रभाव क्या है? कम उत्पादकता, क्रय शक्ति में कमी, मांग में गिरावट, सरकारी खजाने पे बोझ और समावेशी विकास में बाधा। समाधान क्या हो सकता है? कृषि विविधीकरण, श्रम प्रधान उद्योग, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन। तो यहाँ परिणाम क्या होगा? जनसांख्यिकीय लाभ की प्राप्ति और समावेशी विकास। ये देखिए, इसको आप, मैं यहाँ पर हटा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देखिए बहुत ही प्यारा ये आंसर बनेगा। बस आपको इसमें फैक्ट ऐड करने हैं और एक्सप्लेन करना है अपने अकॉर्डिंग। और देखिए, आप आधे पेज में ही आपकी एक आंसर राइटिंग तैयार। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सॉरी, अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जितने ज़्यादा इस पे लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे और इस के व्यूज़ आएंगे, उसी हिसाब से मैं आगे की ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगी। क्योंकि देखिए, हम जैसे आपको चाहिए होता है मोटिवेशन स्टडी के लिए, मुझे भी या किसी भी क्रिएटर को पढ़ाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। अगर हमारे स्टूडेंट ही हमारी एफ़र्ट की कदर नहीं करेंगे तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें हमें खुशी मिलेगी और आपका एक भी रुपया जेब से नहीं जाएगा। तो बस इतना ही आपको करना है, तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।